Okay, how are you all? Not good. Okay. तो मैथ्स ने परेशान किया हुआ है? मैथ्स ने परेशान किया? कम ऑन, मैथ्स इज सो इजी. फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है परेशान करे, मैथ्स थोड़ी परेशान करता है. एनीवेज, कल का होमवर्क किया? कुछ जिफ के क्वेश्चंस किए? सारे कर दिए? थोड़े किए? आधे किए? आधे हो पाए? हाँ ना? नहीं? कोई डाउट्स? क्वेश्चन से डाउट्स है या पीडीएफ से भी डाउट्स है? पीडीएफ से कोई डाउट नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं. हाँ बताइए, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1. सबका हुआ क्या? हुआ? इसमें डाउट है किसी को? इसमें इन्होंने जो सोल्यूशन दिया ना, बहुत ही लंबा सोल्यूशन दिया, इतने ऐसे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, पेज 39 क्वेश्चन 1 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है. डिनोमिनेटर को नॉट ग्रेटर देन 0 करना है, सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, ये समझाना है तो बता दीजिए, मैं समझा दूंगा. क्वेश्चन 1 पेज 39. नो? ओके. देन नेक्स्ट इज क्या टॉपिक था हमारा? जिफ. ओके. पेज नंबर 43 क्वेश्चन 45. ये हो गया सबका? किसी को डाउट है इसमें? ओके. पेज नंबर 43 क्वेश्चन 47. क्वेश्चन 47 में डाउट है? क्या डाउट है? बोलो बोलो बोलो. एक जगह पे आके गलत आंसर आ रहा है. एक जगह पे आके गलत आंसर आ रहा है. ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन 47 में आपको करके दिखाता हूं. क्वेश्चन 47 में एक फंक्शन दिया हुआ है. फंक्शन इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जिफ एक्स. ये फंक्शन है, राइट. इसका क्या निकालना है हमें? डोमेन निकालना है. डोमेन मतलब एक्स की हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, सो दैट ये फंक्शन वैलिड रहे. इस फंक्शन का आंसर वगैरह नहीं निकालना, सिर्फ डोमेन निकालना है. ठीक है, सो वैलिड रहने के लिए क्या होना चाहिए? रूट के अंदर पॉजिटिव. अच्छा, रूट के अंदर पॉजिटिव रखने के लिए क्या हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, राइट. तो ऐसे दो सिनेरियोज होंगे हमारे पास, जहां पे या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो. ठीक है, तो एक सिनेरियो क्या होगा मेरा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि ऊपर है, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड 2 प्लस जिफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, बट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. अगर दोनों एक साथ पॉजिटिव है, यानी एंड होना जरूरी है, राइट. सो ये एक सिनेरियो है कि जहां पे दोनों एक साथ पॉजिटिव है. दूसरा सिनेरियो होगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस जिफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0. ये दूसरा सिनेरियो है. ये सिनेरियो समझ आया? दोनों क्या है? दोनों एक साथ पॉजिटिव है या फिर दोनों एक साथ नेगेटिव है. अगर दोनों एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो ये हमारा आंसर जो अंदर का होगा पॉजिटिव होगा. इज इट फाइन? तो इसको सॉल्व करते पहले. इफ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यहाँ पे ले गया, एंड जिफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -2, राइट. इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हटा दिया तो ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा. एंड अच्छा, ग्रेटर देन साइन है. ग्रेटर देन साइन क्या मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व होता है डायरेक्टली. लेस देन वाला डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. तो इसको पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे जिफ है. सो ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगा तो -2 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बड़ा नंबर -1. ठीक है, ये -1 हो गया. ये अच्छा, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर को सॉल्व करें, दोनों साइड का रूट ले, आपको मैंने कल एक बताया था कि जब हम छोटे में थे तो प्लस माइनस कर देते थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको इसका रूट लेंगे, अगर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स.
ये बताया था कल मैंने क्लास में, यहाँ पे आप लोगों को एक हमने स्लाइड में पढ़ा था। सो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे प्लस माइनस 2 मत कर देना, पहले हम यहाँ पे प्लस माइनस 2 कर देते हैं, अब ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। एंड इसका आंसर क्या आएगा, जिफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, मतलब जिफ हटा दो सीधा, मतलब -1 से लेके इंफिनिटी तक, इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, जिफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x मेरा 2 से छोटा होगा लेकिन -2 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन, ये मॉड का सोल्यूशन है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो क्या होता है, 2 पार्ट में सोल्यूशन आता है, ठीक है। लेस देन है तो एक ही पार्ट में सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या है, -2 से लेके 2 तक, लेकिन इसका इंटरसेक्शन इसके साथ होना चाहिए। ये कह रहे हैं -1 से लेके आगे तक, ठीक है। ये तो मेरा नंबर लाइन में -1 से लेके इंफिनिटी तक अलाउ कर रहा है ये वाला आंसर, लेकिन ये वाला आंसर क्या कर रहा है, -2 से लेके सिर्फ 2 तक ही अलाउ कर रहा है, ये आंसर है। एज पर सेकेंड वन ये आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एज पर दिस वन 1 से लेके -1 से लेके इंफिनिटी तक। तो मेरा कॉमन एरिया क्या आएगा, ये वाला, ये मेरा कॉमन एरिया, बाकी कॉमन नहीं है। तो एज पर दिस सोल्यूशन क्या आंसर होगा मेरा, -1 से लेके कहाँ पे एंड होगा 2। दिस इज माई आंसर ऑफ दिस सिनेरियो, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या सिनेरियो होगा, देखिए दोनों नेगेटिव होगा तो यहाँ तक तो स्टेप सेम ही होगा, राइट, बस ये साइन उल्टा होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ तक स्टेप सेम ही आएंगे, बस साइन उल्टा होगा। ये समझ आया सबको क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरे केस में भी यही होगा कि यहां तक मेरा स्टेप सेम रहेगा, यानी जिफ ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं लेस देन लेके चल रहा हूं। समझ आया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2, ये इसका सोल्यूशन है। एंड इसके साथ साथ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अच्छा लेस देन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर जिफ के साथ लेस देन है तो डायरेक्ट सोल्यूशन होता है, जिफ हटा देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन -2 से छोटा, यानी -इंफिनिटी से -2, ये सोल्यूशन, ये -इंफिनिटी है 8 जैसा दिखे, तो ये और इसका इंटरसेक्शन मेरा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका नंबर लाइन क्या कह रहा है मुझे, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, ये इसका सोल्यूशन है। ये है -2 से नॉट इंक्लूसिव छोटा, इजंट इट, समझ आया सबको। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा -इंफिनिटी से -2, दिस इज अ कॉमन सोल्यूशन। अब ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा यो इसका और इसका यूनिटी होगा, यूनियन होगा, ठीक है, दिस यूनियन दिस, गॉट इट। तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट 47 का सी है, ओके एवरीवन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला था पेज नंबर 46 का 105। ये हो पाया सबका, नहीं हो पाया, इसमें क्या है, ये हो गया, ये नहीं हो पाया, अच्छा वो भी नहीं होगा, बट अब ये हो गया ना, समझ आ गया नहीं, ठीक है, ओके। 105 कह रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जिफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है और बोला जा रहा है कि वेयर जे इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसका डोमेन दिया हुआ है 2 से लेके 6, ये डोमेन दिया हुआ है, पूछा है कि रेंज कितना होगा। समझ आया क्वेश्चन, कि ये फंक्शन दिया है, इसका डोमेन यहाँ पे डिफाइंड है, इसका रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब एक्स की मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू 2 डाल सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 6 से थोड़ा छोटा डाल सकता हूँ, 6 भी नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये वैल्यूज डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, दैट इज द रेंज। तो वैल्यूज डाल के देख लो, अगर मैं 2 डालता हूँ तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 2 होगा, ऊपर आ जाएगा जिफ ऑफ 2 इज 2, नीचे 2 स्क्वायर मतलब 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और
अगर मैं देखिए 6 तो डाल नहीं सकता हूँ, 6 से थोड़ा सा छोटा अगर कोई वैल्यू कंसिडर करता हूँ, जैसे 5.99, ठीक है, तो ऊपर क्या आंसर आएगा? देखिए जिफ ऑफ 6 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो क्या आएगा ऊपर? 5 आएगा, क्योंकि इट वुड बी 5.999 समथिंग लाइक दैट, 6 नहीं होगा एग्जैक्टली, तो उसका जिफ वैल्यू आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर में जो भी 5.999 का स्क्वायर होगा ना, वो 6 स्क्वायर के बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, तो वो 36 के आसपास ही होगा, ठीक है। और ये 36 के आसपास होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 37। तो ये रेंज है मेरा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये छोटा नंबर है या ये छोटा नंबर है, विच वन इज स्मॉलर? 5/37 छोटा है, लेकिन ये हम इंक्लूसिव नहीं कर सकते, तो आंसर होगा मेरा 5/37, छोटे से बड़े की तरफ, ये आंसर। समझ आया? तो इसका पार्ट ए आंसर है 105। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पेज नंबर 47, 124। ये ट्राई किया या नहीं किया? पहले तो ये बता दो, हैव यू एवर ट्राई या नहीं किया? अगर ट्राई नहीं किया है तो आई गिव यू 2 more days। मंडे को हमारी क्लास है, तो ट्राई करके कर लो एक बार, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू अपनी तरफ से करता जा रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया। प्लीज बताइए, पेज नंबर 47, 124 क्वेश्चन ट्राई किया है? ट्राई करना चाहेंगे या बता दूं? करना चाहोगे? ठीक है, तो आज के लिए जिफ के जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए, आई थिंक पेज नंबर 46 तक, तो 47 पेज के जो आगे क्वेश्चन दिए आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए होमवर्क में, ठीक है। और आज जो होमवर्क दूंगा वो भी करना होगा आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय द वे, होमवर्क कॉपी कौन सबमिट करना चाहेगा आज? कहाँ तक किया? कुछ अंदाजा? पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं? नहीं? कहाँ पे किए फिर? मन में? ओके, बताओ, और किसी को सबमिट करना है? नहीं? अगर पूरा होमवर्क नहीं भी किया है इट्स फाइन, अगर आधा भी किया है इट्स ओके। जितना किया उतना सबमिट करो, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज सबमिट इट ऑन मंडे। यू गाइस आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली, आई कैन सी। हाँ, ओके, ठीक है। बाकी जो जिफ के काम क्वेश्चंस दिए हुए प्लीज खत्म करके आइएगा, ठीक है। आज फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, और आज जो होमवर्क दूंगा फिर वो भी करना पड़ेगा आप लोगों को। आप अपना ही काम बढ़ाते जा रहे हो बाय नॉट अटेम्प्टिंग, बट एनीवेज होपफुली वीकेंड है तो आप कर पाएंगे ज्यादा। कल हमने जिफ का कर लिया था काम, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा पूरा हो गया था। आज हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, राइट? जो कोई भी डेसिमल नंबर है उसका अगर हम इंटीजर हटा दे तो बचता है, उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहता है। लेकिन उसको करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। जैसे जिफ जैसा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच नहीं पाते, उसको हम एज पर द डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आप एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसका जो डेसिमल पार्ट है इसी को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर हम किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 2.3 पे फ्रैक्शनल पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ कर्ली ब्रेसेस, तो इसका आंसर आएगा 0.3, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव पे अप्लाई करता हूँ, -2.3 पे अप्लाई करता हूँ, तो इससे जो सबसे इसका जो जिफ होता है, जिफ क्या होगा -2.3 का? -3 जिफ, ठीक है। तो -3 होगा, उससे मैं 0.3 को माइनस करूंगा, तो जो आंसर आएगा 0.7, दैट इज माई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये मैंने कैसे किया बताऊं? ये नंबर लाइन है मेरा, ये -1, -2, -3 है, ठीक है। यहीं पे कहीं पे -2.3 बैठा होगा यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज 0.7, मतलब -3 से -2.3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 0.7।
जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम नंबर लाइन पर्सपेक्टिव। बट ये क्या है, ये हमारा एक इंट्यूटिव या विजुअली अंडरस्टैंड करने का तरीका है। इसका डेफिनेशन है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको डेफिनेशन से आप समझेंगे तो ये वाला क्वेश्चन करना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बहुत आसान हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर माइनस जिफ ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर नंबर से आप उसका जिफ सब्ट्रैक्ट कर देते तो जो बचेगा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। कभी भी क्वेश्चन करने जाएंगे ना कोई इस पे न्यूमेरिकल बेस, हमेशा डेफिनेशन से कीजिए। लॉजिकली सोच के या दिमाग में सोच के जैसे हम जिफ में कर देते हैं ना आसानी से, फ्रैक्शनल पार्ट में वो मत करने जाइए, इसमें गलती हो जाएगी। क्यों, हमेशा डेफिनेशन के थ्रू करना है। ठीक है, अगर आप इसको LHS में मूव करते तो आप देखेंगे कि x विल बिकम इक्वल टू जिफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज लॉजिकल। कोई भी नंबर मान लीजिए 2.3 है तो वो उसके जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा, राइट? तो एक ये डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन, ये दोनों अपने दिमाग में रखिए, काफी यूजफुल है। ठीक है, पता है फ्रैक्शनल पार्ट का यूज कहाँ पे ज्यादा आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ना फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन ये यहाँ पे काम आता है। कई जिफ के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप वाले, लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको सॉल्व करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे जिफ को सॉल्व करने का तरीका नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जिफ को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि डेसिमल कभी भी 1 या उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। 1 से बड़ा हो गया डेसिमल तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है। 2.999 से अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया वो 3 बन जाता है ना, तो 3 फिर नॉन डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, सो इसलिए कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा नहीं होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब 8.0 में 0 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये जो एडवांटेज होता है ना, ये हमें आंसर हमेशा एक बांध देता है कि इसके बीच में आंसर है। ठीक है, या फिर आपको एक रेंज ऑफ आंसर तो देख ही देता है, इफ नथिंग एल्स। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में आप जिफ को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो आंसर आ जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, जिफ भी होगा और एक्स भी होगा। 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स होंगे, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे। तो उसमें क्या कीजिए ना, x को इन दोनों के समेशन में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपके 2 टाइप ऑफ फंक्शन में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको इसमें कर दीजिए, जैसे भी आपको क्वेश्चन सूट करता है वैसे कीजिए। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का इनडायरेक्ट यूजेस ज्यादा होता है रादर देन डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बट इनडायरेक्ट बहुत जगह होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट यूज करना है। अगर कोई आप जिफ का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो और सर पीटने के बाद भी नहीं हो रहा तो प्रोबेबली वो फ्रैक्शनल पार्ट के तरीके से हो जाएगा। जस्ट चेंज इट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट, शायद हो जाए। हमेशा ऐसे कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ नंबर्स दिए हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है। इफ यू गाइस कैन गेस 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.2। ठीक है, 2.999 का कितना होगा? जिफ में फ्रैक्शनल पार्ट 0.99। ये गलती मत कर देना, फ्रैक्शनल पार्ट पूछो और जिफ लिख के आ गए। इट्स अ कॉमन मिस्टेक, स्टार्टिंग में होता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमने शायद जिंदगी में कभी नहीं किया। जिफ किया है कभी? अच्छा, जिफ भी नहीं किया आप लोगों ने, नाइस। 3 का क्या होगा? 0। ठीक है, 3.001 का क्या होगा? 0.001। माइनस 3.2 का क्या होगा? 0.8। कैसे निकाला मैंने? देखिए, अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है हमेशा डेफिनेशन के थ्रू कीजिए। ठीक है, x माइनस जिफ ऑफ x। x कितना है मेरा? माइनस 3.2 है। x इज माइनस 3.2 गिवन है। माइनस 3.2 का जिफ कितना होगा? माइनस 3.2 का जिफ -4 होगा, राइट? सो माइनस ऑफ -4। ठीक है, इस डेफिनेशन में डाल रहा हूं, दिस इज 4 माइनस 3.2 यानी 0.8। कुछ भी कंफ्यूजन हो डेफिनेशन यूज कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस 3 का 0। ठीक है, क्योंकि इसका कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं, इसमें ज्यादा नहीं सोचना। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। x मेरा √3 और √2 के बीच में,
ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है √3 और √2 के बीच में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा था हमेशा डेफिनेशन के थ्रू लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या होता है? x माइनस जिफ ऑफ x। सो अगर मैं x ले लेता हूँ कोई वैल्यू जो √2 और √3 के बीच में, बेसिकली 1.414 और 1.732 के बीच में, उस वैल्यू को मैं एज एन x लिख दूंगा, उससे मैं उसका जिफ माइनस करूंगा। अच्छा, जिफ कितना होगा x का? कोई भी वैल्यू जो √2 और √3 के बीच में, उसका जिफ कितना होगा? 1.414 एंड 1.732। इसके बीच का कोई भी नंबर पिक करो, उसका जिफ कितना होगा? 1। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है 1 क्यों होगा? तो -1 ये मेरा आंसर होगा कि जो भी वेरिएबल आप पिक करेंगे इन दोनों के बीच में, उससे -1 कर दीजिए तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए इसमें आप रेंज में ऐसे भी लिख सकते थे, अगर x इसके बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, बट रेंज आंसर्स हम अवॉइड करते हैं। जहां तक हमें स्पेसिफिक आंसर मिल जाता है ना, एग्जैक्ट आंसर, हमें वही प्रेफर करना है। रेंज आंसर तभी डालना है अगर कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं, स्पेशली फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है। अभी जो तरीका सिखाया है डेफिनेशन यूज करके, वही तरीका यूज करके क्या आप मुझे बता सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 यानी 0 से 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x कितना होगा? डेफिनेशन के थ्रू बताना क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x वुड बी, फर्स्ट होगा sin x जो कि x की वैल्यू है, माइनस जिफ ऑफ sin x। ये होगा कि नहीं? हाँ, अच्छा। अब मेरा जो sin x है, रादर x है, वो 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू कितनी होती है? कहां से स्टार्ट होती है sin x? sin x स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 1, लेकिन 1 मेरा इंक्लूडेड नहीं है आंसर में, बिकॉज π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 1 से छोटे वैल्यूज ही होंगे, जैसे 0.5 आ गया, हाफ का। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आएंगे उसका जिफ कितना आएगा? आप समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूं? 0 से लेके 1 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगे, जैसे 0.5 हो गया, सबका जिफ कितना आ रहा है? 0, राइट। तो यहां पे मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? 0। अगर मेरा डोमेन 0 से π/2 में है तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ sin x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x इज इक्वल टू sin x। समझ आया? पक्का? ओके। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन, डोमेन चेंज हो गया। डोमेन क्या है? पाई से लेके 3π/2। पाई से लेके 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता? पक्का? ये 0 से π/2, ये π/2 से π, ये π/2 से 3π/2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें पाई इज नॉट इंक्लूडेड बाय द वे। ठीक है, सो इवन बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, साइन पाई कितना होता है? क्या? 0। और ये कितना होता है? -1। ये 1 होता है, ये -1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई की, साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके -1, यानी 0 होगा, फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, -0.1, -0.2, फिर -0.5 आएगा, कहीं पे करते करते -1 तक चला जाएगा। ये मेरे sin x का मूवमेंट है, 0 से लेके -1 तक, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज कम होते जाएंगे। मतलब मैं नंबर लाइन में 0 से -1 की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ। ये जो वैल्यूज मेरे आ रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है मैं नंबर लाइन में पीछे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब का जिफ वैल्यू कितना होगा? -0.1 का जिफ कितना होगा? -0.5 का जिफ कितना होगा? -1 का जिफ कितना होगा? -1। पक्का? तो सबका जिफ वैल्यू कितना आ रहा है? -1। तो मुझे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x निकालना है, दैट वुड बी sin x माइनस जिफ ऑफ sin x। ठीक है, तो sin x की वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि मैंने x की वैल्यू कितनी डाली, लेकिन क्या जिफ ऑफ sin x डिपेंड करेगा कि मैंने x की वैल्यू कितनी डाली है? अगर मेरा अपना डोमेन ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया,
इट वोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट। आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, आंसर -1 ही आएगा जिफ की, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, -(-1), दैट इज sin x + 1, ये आंसर आएगा। समझ आया जिफ फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? हमेशा डेफिनेशन के थ्रू जाइए, इट्स मच इजियर टू थिंक दैट वे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज बताइए, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। x कैन बी एनी रियल नंबर, यू एग्री विद दिस? इसमें डाउट है किसी को? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ना इसके पीछे जाएगा, 0 के पीछे भी नहीं जाएगा, 1 के आगे भी नहीं जाएगा, इनफैक्ट 1 भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। एंड अदर वे अराउंड ऑल्सो इज ट्रू, कि अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है मतलब वो नंबर इंटीजर है। क्वेश्चंस में ज्यादा ये आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया तो आपको फिर उल्टा जाना होता है कि अच्छा फिर नंबर इंटीजर होगा मेरा, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जिफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1। देखिए आपको मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 1 से लेके 0 के बीच में। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता ना, फर्स्ट मेरा जो इंट्यूशन होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट को सेग्रीगेट कर देना होगा। वंस आई सेग्रीगेट फ्रैक्शनल पार्ट ना, मैं उसको एक रेंज में डालता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट सेग्रीगेट किया, इट विल बिकम, ये -1 हो जाएगा, जिफ ऑफ x -1, और ये 2 डेसिमल में आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। मैंने बस रीअरेंज किया इक्वेशन को, ठीक है। समझ आया, हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 1, ठीक है। तो क्या मैं जिफ ऑफ x -1/2 को 0 नहीं, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, 1 से लेके >= 0, ये लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ये रेंज होता है, इससे बियॉन्ड जाता ही नहीं इसका आंसर, ठीक है। अब क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 <= जिफ ऑफ x -1 <2 हो गया, ठीक है। फिर तीनों जगह +1 +1 +1 किया, सो जिफ ऑफ x <3 > 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिफ ऑफ x <3 and > 1 आया, तो आइडियली हमने जिफ में जो पढ़ा है कि अगर लेस देन का साइन है तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ -∞ से 3 तक, और अगर > का साइन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से लेके ∞। जिफ हटा सकते हो, अभी हमने जिफ में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, आज भी कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो सकता है x का, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है ना, ऑलवेज ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर। इसमें मुझे एक रेंज मिल रहा है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर? अगर मैं ये जो जिफ का रेंज दिया हुआ है, मुझे पता है जिफ ऑफ x इज बिटवीन 3 and 1, 3 नॉट इंक्लूडेड, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर 1 से लेके 3 के बीच में क्या क्या नंबर्स आते हैं, 1, 2 and 3 नॉट इंक्लूडेड, और उसके बीच के डेसिमल्स, क्या जिफ कभी भी डेसिमल हो सकता है? सो मैं क्या ये कह सकता हूँ, जिफ ऑफ x कैन आइदर बी इक्वल टू 1 or 2 थ्रू दिस इक्वेशन? इज इट पॉसिबल टू से दैट कि जिफ या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा नहीं क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है। यहां तक समझ आया? अच्छा, अगर मुझे जिफ की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, जिफ की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, एक 1 और एक 2। तो मैं यहाँ पे अगर एक बार 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 = 0। जिफ की वैल्यू मैंने 1 डाल दी फॉर फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम के लिए जिफ की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो ये हो गया 1/2। ये जिफ की वैल्यू मैंने 2 डाली। ये समझ आया क्या क्या? सो जब मेरा जिफ का वैल्यू 1 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया,
ठीक है, जब मैंने जिफ का वैल्यू 2 डाला, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, हाफ, 1/2। हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा है, कोई भी नंबर उसके जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट का समेशन होता है, इजंट इट? सो अगर मेरा जिफ 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, तो मेरा नंबर क्या बन गया, 1। और अगर मेरा जिफ कहाँ गया, 2 है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, हाफ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 1/2। समझ आया? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दिस इज माय प्रेफर्ड आंसर। आप अगर रेंज लिख के छोड़ देंगे ना, प्रॉब्लम आपको आधा ही नंबर मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे तो आपके चॉइस पे डिसाइड करेगा आपको कहाँ तक सॉल्व करना है। हो सकता है चॉइस में सिर्फ रेंज दिया होगा, रेंज दिया तो दैट्स फाइन। हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर दिया हो कि x की वैल्यू क्या है, तो आपको ये फिर स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है? बट ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इस टाइप के स्टेप्स हो पाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2x - 1 इज इक्वल टू 3 जिफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसमें 3 टाइप के वेरिएबल्स है, मतलब 3 टाइप के फंक्शन है, एक तो x है, एक जिफ x है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। सो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ जिफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x से? समझ आया? जस्ट सो दैट मेरे पास 2 टाइप ऑफ फंक्शन है डील करने के लिए, ज्यादा मतलब पेची कम हो थोड़ा, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ twice of जिफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये मैंने x को रिप्लेस कर दिया जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट के समेशन में, ठीक है? क्योंकि यही डेफिनेशन होता है, ठीक है? -1 इज इक्वल टू 3 जिफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? तो ये हो गया 2 ऑफ जिफ x प्लस 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 is equal to 3 of जिफ x प्लस 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड में फ्रैक्शनल पार्ट ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इसको अगर मैं 2 ऑफ जिफ x को RHS में ले जाता हूँ तो रह जाएगा 3 - 2, सिर्फ जिफ x रह जाएगा और ये इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है? जिफ ऑफ x इक्वल टू -1 आ रहा है, ये समझ आए कि नहीं? अच्छा, अगर जिफ ऑफ x -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखिए, किस किस नंबर्स का जिफ का वैल्यू -1 होता है? 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? तो लेस देन 0, लेकिन -1 या उससे बड़ा होना चाहिए, -0.5 हो सकता है जैसे, सो -1 इंक्लूसिव ये, और इसमें रेंज ही आ रहा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेरे फ्रैक्शन पार्ट ही कट गए, इसका कुछ हो नहीं सकता होगा, ठीक है? ये समझ आया कैसे किया मैंने? याद रहेगा? ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, वरना भूल जाओगे ये सब करते कैसे। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। देख के आपको थोड़ा लगेगा अजीब सा, बट इट्स नॉट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ x lies between 0 and 1000 and gif of x by 2 plus gif of x by 3 plus gif of x by 5 is equal to 31/30x, where this is the greatest integer, मतलब ये gif है, then the number of possible values of x के क्या क्या कितने आंसर हो सकते हैं? क्या आंसर है नहीं पूछ रहा, x की वैल्यू क्या है नहीं पूछा गया, कितने आंसर से ये पूछा गया, कितने वैल्यूज आएंगे, मतलब सॉल्यूशंस तो है, पता नहीं वो भी है कि नहीं पता नहीं। इसके 33 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 33, 34 कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन? एक गंदा सा हमें इक्वेशन दिया है जहाँ पे तीनों जिफ में है और RHS में एक x है, ठीक है? और इसमें बताने x की क्या क्या वैल्यूज, नहीं क्या क्या नहीं, कितने वैल्यूज हो सकते हैं, वो गलती मत करना, क्या x की वैल्यू मत निकालने बैठ जाना, कितने वैल्यूज है बस इतना ही बता दो, ठीक है? अब इसमें क्या कर सकते हैं, अभी इसमें 3 जिफ समेशन में है, तो हमने जो सीखा है ना जिफ के बारे में कि वो
कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, या फिर कुछ फॉर्मूला अगर हमने सीखा, यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है, जब आप कुछ नहीं अप्लाई कर सकते ना, फंस जाते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है जिफ को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना, और हम फ्रैक्शनल पार्ट का ही एक्सरसाइज करें तो ऑब्वियसली वो भी एक रीजन था। ठीक है, तो अगर मैं जिफ को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करूं, मान लीजिए x/2 जिफ है, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला है। अब बताइए क्या लिखेंगे? x/2 के जिफ का वैल्यू x/2। ओके, आई रीराइट जिफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये शिफ्ट किया, इसको LHS में ले गया, इसको RHS में ले गया। अब बताइए क्या लिखेंगे? जिफ ऑफ x/2 को क्या लिखेंगे? इसको हाँ क्या, अच्छा ठीक है, इट्स फाइन। इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2। बस x को मैंने x/2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये जिफ ऑफ x की वैल्यू आ गई, जिफ ऑफ x/2 की वैल्यू आ गई। समझ आया? दूसरा क्या होगा? x/3, उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस x/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 लिख सकता हूँ। अगला क्या है? x/5, तो उसको मैं लिखूंगा प्लस x/5 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5, ये लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 31/30x। ठीक है, अब एटलीस्ट मेरे LHS में तो x आ गया ना, RHS में x है, दैट इज फाइन। LHS में एक x आ गया, x/2, x/3, x/5। इन तीनों का समेशन क्या होगा बताइए? x/2, x/3, x/5। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 6, 5, 30, 30। ठीक है, 30 गया तो ये क्या हो गया? 15, 10, 6x, राइट। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं अंदर, और सारे एक साथ लिख दे रहा हूं। इसको यहाँ लिखा हूं, दिस इज इक्वल टू 31/30x। ठीक है, ये कितना हो गया? 31/30x। RHS में क्या है? सेम वैल्यू है, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? नेगेटिव ऑफ इन तीनों फ्रैक्शनल पार्ट का सम इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, पक्का? अच्छा, आप एक बात बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक होता है किसी भी नंबर का? 0 से 1 है, 0 इंक्लूसिव, 1 नॉट इंक्लूसिव। नेगेटिव होता है क्या कभी? नहीं होता। इन तीनों का सम मुझे 0 करना है। ठीक है, इन तीनों का सम 0 हो सकता है तब कि या तो इन दोनों का सम किसी से नेगेट हो जाए, कि इन दोनों का सम 5 आया और इसका -5 है, तो कैंसिल होकर 0 हो गया। बट फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स द ओनली वे इज कि ये तीनों का वैल्यू 0 हो, तभी उन तीनों का सम 0 होगा, राइट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि this implies that fractional part of x/2 would be equal to fractional part of x/3 would be equal to fractional part of x/5 equal to 0। तीनों 0 के बराबर होंगे तभी तीनों का सम 0 के बराबर हो सकता है। समझ आया? अच्छा, अब ये बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कब 0 कब आता है? जब अंदर का नंबर इंटीजर होता है। इफ x/2 इज एन इंटीजर तो आंसर उसका फ्रैक्शनल पार्ट का 0 आएगा। जब x/3 इज एन इंटीजर तो आंसर 0 आएगा। ये समझ आ रहा है या ऊपर से जाने लग गया? ऑलरेडी ऊपर से जा रहा है। x/2 अगर इंटीजर है तो आंसर 0 आएगा, x/3 अगर इंटीजर है तो आंसर 0 आएगा, x/5 अगर इंटीजर है तो आंसर 0 आएगा। तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल सकता हूँ?
4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ क्योंकि 5/2 इंटीजर नहीं हो रहा, 6 डाल सकता हूँ, 8 डाल सकता हूँ, ऐसे सारे वैल्यूज डाल सकता हूँ। यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ? एग्जैक्टली 3, 6, 9। यहाँ पे 5, 10, 15। लेकिन सारे तीनों x तो सेम ही है। x मुझे ऐसे डालने हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो यहाँ पे भी 2 ही डालना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे 2 डाला, यहाँ 3 डाला, यहाँ 5 डाला। x अलग अलग है नहीं, तीनों जगह एक ही x डालना है। तो हमें ऐसे x सिलेक्ट करने जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? यू गाइस नो? LCM। हाँ, LCM राइट। सो 2, 3, 5 का LCM क्या होगा? इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 30। यानी 30 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो अगर मैं यहाँ डाला तो 0 आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ये समझ आया? तो हमें अब क्या निकालना है? 0 से 1000 के बीच में 30 के कितने मल्टीपल्स हैं, वही मेरे आंसर हैं। कैसे निकालते? अगर मुझे पता है 30 के मल्टीपल्स मेरा आंसर है 0 से लेके 1000 तक, इसमें बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर मेरा फर्स्ट टर्म 0 है ना और 1000 तक जा रहा है, जहां तक भी जाए उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए 30 से। ठीक है, 30 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 33 is 90, 300 बचेगा। फिर ओ नहीं 100 बचेगा, सॉरी। ये 10 और 100, फिर 33 is 90। ठीक है, फिर 10, फिर 100 डेसिमल करके कुछ आगे आ जाएगा। ये जो रिमेन क्या कहते हैं इसको, कोशेंट पार्ट है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये कोशेंट हमेशा आंसर रहेगा। बट इसमें क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 से लेके 1000 के बीच में अगर आप नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकाल रहे तो ऐसे होगा। नहीं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का AP का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा 1000 में। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं या सीधा डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 से ना होके 10 है, 10 से लेके 1000 तक जा रहा है तो 10 को माइनस कर दीजिए 1000 से, तो क्या बचेगा? 990। ठीक है, तो 990 को फिर 30 से डिवाइड कीजिए या 20 से, या जो भी आपको जिसका भी मल्टीपल निकालना है, सबट्रैक्ट करके डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 33 आया तो 33 मेरा आंसर। समझ आया सबको? ठीक है, प्लीज इसको रिपीट करना घर जाके, नहीं तो भूल जाओगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखा हुआ था लेकिन हमारे सोल्यूशन में फ्रैक्शनल पार्ट यूज हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप बिना प्रैक्टिस करके जज ही नहीं कर पाओगे कभी भी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट यूज होगा। ठीक है, एक तरीका होता है फ्रैक्शनल पार्ट यूज करने का कि जिफ का क्वेश्चन है लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, ऐसा दिखता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 1 के ऊपर जा ही नहीं सकता कभी। 1 के ऊपर कभी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर जा ही नहीं सकता। इसलिए जब मेरा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में घूम रहा है तो y यानी मेरा आंसर भी 0 से 1 के बीच में ही है। x का वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में तो भी आंसर मेरा 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। x का वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में तो भी आंसर 1 और 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 2.3 लेते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप -1 से -2 के बीच में लेते हैं, मान लीजिए -1.5 ले लिया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? नंबर माइनस जिफ ऑफ दैट। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 0.5। ये -0.5 नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, नंबर भले ही आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, इसको बस ग्राफ को ध्यान में रखिए आप कि ग्राफ ऐसा दिखता है। बाकी अब थोड़ा सा सोचेंगे तो अपने आप समझ आएंगे, लेकिन इस ग्राफ को देख के आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। ठीक है, दैट्स इट, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो गया और नहीं है। ठीक है, तो काफी छोटा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जिफ का आप कह सकते हो जिफ और फ्रैक्शनल पार्ट भाई बहन ही एक साथ ही यूज कर सकते हैं बिकॉज उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आपका नंबर बन रहा है। ठीक है, तो वो एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है। सिमिलरली अभी जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने जाएंगे और इसका जो नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो दोनों भी कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ठीक है, तो दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि हम कौन से नंबर्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकाल सकते हैं। हम सारे नंबर्स का नहीं निकाल सकते
ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग दैट डोमेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट एनीवेज बिफोर गोइंग टू दैट, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस फॉर्म, जहां पे ये कांस्टेंट है एंड इट इज रेज्ड टू अ वेरिएबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, किसी भी फंक्शन y को अगर मैं कांस्टेंट रेज्ड टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में लिख सकता हूं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं. ठीक है, दैट्स इट. अब एक बार आपके इस फॉर्म में आ गया ना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बस ये डिसाइड करता है कि a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बस ये. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ना a की, अगर ये मेरा नंबर लाइन है, 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, आगे 1 आता है. a की जो वैल्यू है ना हमेशा पॉजिटिव ही होना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता. ठीक है, सो a की वैल्यू हमेशा इस तरफ ही जाएगा. लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, पॉजिटिव में भी ये कभी 1 नहीं अटेन करेगा. a की वैल्यू, ये जो a है, कैन नेवर बी 1. ठीक है, क्योंकि 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1. तो उसकी वजह से ना ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है वो काम नहीं करता 1 पे. सो a की वैल्यू वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 टुवर्ड्स इंफिनिटी, बट इट वोंट बी 1. ठीक है, सो 1 जो है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां के लेफ्ट हैंड साइड में 0 तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है, और राइट हैंड साइड यानी 1 से बड़ा, उसमें बिहेवियर अलग होता है. ये चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन इधर ही आ जाता है और किसी में कंफ्यूजन नहीं आता. ठीक है, सो ए फंक्शनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू a टू द पावर x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0. ये जो a है ग्रेटर देन 0 है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. a कभी 1 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, इट्स कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, कुछ थोड़े बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. देखिए, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, a टू द पावर x2 इज इक्वल टू a टू द पावर x1, ये गिवन है मुझे. नीचे का जो बेस वैल्यू है ना, जो नीचे का कांस्टेंट वैल्यू, दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर के जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग फॉर्म में लिखा है. एक जगह x2 है, एक जगह x1 है. अगर ये गिवन है कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब होता है x2 इज इक्वल टू x1. ठीक है, अगर बेस सेम है और ओवरऑल आंसर भी सेम है तो उसके एक्सपोनेंट, सॉरी, इसके पावर भी सेम होंगे. ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो इंट्यूटिवली आपको लगता है वही करेक्ट है. ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी आ गई, मतलब a ऑफ x टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1, तब क्या होगा? इसमें दो केसेस होंगे. एक केस होगा जब a मेरा 1 से बड़ा है. आपको नंबर लाइन में दिखाया था मैंने कि 0 के आगे तो डिफाइंड होता है एक्सपोनेंट. 1 में जाके एक पॉइंट आता है कि 1 का बिहेवियर 1 से बड़े का बिहेवियर अलग होता है, 1 से छोटे का बिहेवियर अलग होता है. सो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये देख के अगेन जो आपको नॉर्मल बिहेवियर लगेगा वही होगा. अगर a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1, इट इंप्लाइज दैट x2 इज ग्रेटर देन x1. ठीक है, ये तो याद करना आसान है कि अगर a 1 से बड़ा है तो जो देख रहा है आपको वैसे ही बिहेवियर हो. लेकिन अगर a 1 से छोटा है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 के बिलो तो डिफाइंड ही नहीं है. तो 1 से छोटा है अगर a, तो ये उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा. याद रहेगा ये चीज. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या रहता है ये प्रॉपर्टी, बस यही प्रॉपर्टी, ये दोनों में ही आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. ठीक है, सो कुछ देखते हैं इसमें क्वेश्चंस. ये देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 3 to the power x minus 1 is equal to 1 upon 3 to the power 3 minus 2x. ये गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूंगा, देखिए LHS का 3 to the power x minus 1 को तो ऐसे ही लिख दूंगा. क्या RHS में जो 1 upon 3 है, इसको क्या मैं 3 to the power कर सकता हूँ? 1 upon 3 को 3 कर सकता हूँ, और रेज टू द पावर माइनस आ जाएगा एक एक्स्ट्रा. सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 to the power माइनस ऑफ 3 minus 2x. ऐसे लिख सकता हूँ. इस स्टेप में डाउट है किसी को? मैंने बस रेशियो को 1/3 का 3 कर दिया और रेज टू द पावर -1 कर दिया और -1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस एग्जिस्टिंग फंक्शन से. अच्छा, अब दोनों का बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी x - 1 वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 - 2x. ठीक है, सो x - 1 इज इक्वल टू -3 + 2x. ये इधर गया तो x बचा, ये इधर आया तो 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. ठीक है,
इसका जो बी पार्ट है आप ट्राई करके बताएंगे। ध्यान दीजिए इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें है ग्रेटर देन। ठीक है, करके देखिए। सेकंड का आंसर क्या है? देखिए सेकंड वाला क्या करेंगे, RHS में 3 टू द पावर समथिंग है, LHS में 1/3 है, तो इसको पहले मैं 3 कर दूंगा। 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर नेगेटिव 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इट विल बी ग्रेटर देन 3 टू द पावर 3x। यहां तक समझ आया, ये ग्रेटर देन है। ये देखिए ये 3 जो है ये मेरा a होता है, राइट, तो इट इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा कि ये जो साइन है वो सेम रहेगा, साइन रिवर्स नहीं होगा। सो माइनस 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3x। समझ आइए सबको क्या किया मैंने? ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करना और कुछ बचा नहीं इसमें। माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 3x। ये 2 हो गया, तो माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन 3x। सो एक्स स्क्वायर इधर लेके गया, इसको उधर लेके गया तो प्लस x, इसको उधर लेके गया तो प्लस 2 लेस देन 0। ये आ गया इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है फिर से क्वाड्रेटिक है एंड इसमें 2 यानी मैं 2 और 1 करके कर सकते हो सॉल्व। 2 माइनस 1 ना, वो नेगेटिव हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है, डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर यानी 1 माइनस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और a 1 है, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरा इक्वेशन कह रहा है शुड बी लेस देन 0, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता कभी, हेंस इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये समझ आया? यहां तक लेस देन 0 तक ये स्टेप समझ आएगा नहीं। उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव यानी लेस देन 0। तो मेरा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक का वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये हम क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, ये एक्सपोनेंशियल के ग्राफ देख लीजिए अगेन।
समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट आपको कहीं पे ये ग्राफ किसी क्वेश्चन में दिखे तो यू शुड नॉट बी लॉस्ट, यू शुड बी अवेयर कि ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। निटी-ग्रिटीज नहीं पता है फिर भी चलेगा। सो जब a मेरा 1 से बड़ा होता है, यानी जो नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं, उसके लिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा दिखेगा, इस टाइप का, ठीक है। x जब नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। आपने कभी ये टर्म अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज किया होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है जब, या फिर एक्सपोनेंशियल लॉस भी होता है फॉर दैट मैटर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे ना तो y बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि थोड़ा सा आपने x बढ़ाया और एकदम से y बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसके लिए a की वैल्यू जो है इट हैज टू बी पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव तो यहाँ पे भी है बट लेस देन 1, ठीक है। और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है तो x जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो y फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा काम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? ये याद रहेगा, ऐसा दिखता है आपको ग्राफ। बस इतना ध्यान रखिए ग्राफ दिखता कैसे, एक ऐसा और एक ऐसा, दोनों मिलाएंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है, दोनों मिला के, जस्ट टू कीप इन माइंड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वेरी सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन हम क्या किसको डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू log x विद बेस a, ठीक है। y इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a, ठीक है। ये याद रहेगा, दिस इज लॉग फंक्शन। इसको मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ आपको। अगर कोई भी आपको इक्वेशन ऐसा दिखे कि log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू y, तो ये जो बेस में a है ना, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस बेस को RHS में शिफ्ट कर दिया तो ये log हट जाता है, तो ये बच जाएगा x इक्वल टू a टू द पावर y, ये ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पे जो बेस है ना वो यहाँ पे भी बेस ही बन रहा है, देखिए यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे बेस टू द पावर y है, जो बेस है वो बेस ही रहता है, बस RHS में शिफ्ट कर दीजिए तो ये log हट जाएगा, तो x बिकम्स इक्वल टू a टू द पावर y। ये देखिए log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर आपको लॉग्स एक्सपोनेंशियल से log में ले जाना है तो क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ log लगा दीजिए, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर y हो गया। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, अंदर जो भी नंबर है, जो भी इसका रेज टू द पावर है ना, इसको हम बाहर ला सकते हैं, तो log ऑफ x इज इक्वल टू y log a, ठीक है। उसके बाद ये log ऑफ a को मैं नीचे ले आऊंगा, इक्वल टू y हो गया, और ये जो a इसका बेस बन जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको प्रॉपर्टीज अलग से बता दूँ सर, ठीक है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो सोल्यूशन है ना, इसको ध्यान रखिए कि log से मैं एक्सपोनेंशियल में कैसे गया, ठीक है। और हमने अभी एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था ना कि जब a पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इट कांट बी इक्वल टू 1। सेम रिस्ट्रिक्शन इधर भी अप्लाइड है, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड a कांट बी इक्वल टू 1। a पे सेम रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन आ गया कि जो x है दैट आल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे जो x हमने लिखा है, दिस आल्सो कांट बी नेगेटिव और 0, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन आ गया, एक्स्ट्रा कंडीशन है log के टर्म्स के लिए। समझ आया? पक्का? ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन आपको इस रूप में दिखे वो लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब कुछ ना पहले बिफोर गोइंग फर्दर कुछ लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, जो आइडियली क्लास 10th में सीख लेना चाहिए था, बट आप कह रहे हो 10th में था ही नहीं लॉग, तो अभी फटाफट सीख लेते। वेरी इजी प्रॉपर्टीज, जैसा मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी लॉग में अंदर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे log ऑफ a b निकालना है मुझे, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो बाहर उसको मैं खोल के log सेग्रीगेट करके बीच में प्लस लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर log ऑफ a अपॉन b है तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, यस, log a माइनस log b। याद है? अगर बीच में अगर log ऑफ a प्लस b है
तो उसका कुछ नहीं कर सकते। वो मत कर देना कि अंदर प्लस है और आपने बाहर प्लस कर दिया, नहीं। अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो ही बाहर प्लस होगा, अगर अंदर समेशन है ए प्लस बी है तो बाहर कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही डील करना, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log ऑफ a टू द पावर b है। अंदर अगर a के पावर में b है तो इस b को हम बाहर ला सकते हैं, वी कैन राइट इट एज b इंटू log a, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर log a है विद बेस b, अच्छा इन सब क्वेश्चन में ना मैंने बेस नहीं लिखा, आपने देखा, अगर बेस नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, इज कुछ एक कांस्टेंट होता है 2.71 समथिंग करके, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इस टाइप का कांस्टेंट होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट e होता है। एक्चुअली क्लास 10 तक इसको e भी नहीं लेते थे, हम 10 लेते थे, 11-12 में हम e लेने लगते हैं, ठीक है। और जब भी log के साथ बेस e लिखते हैं ना तो कई जगह पे इसको ln भी लिखा जाता है। ln मतलब log विद बेस e और कुछ नहीं है, आप उसको log ही कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। log विद बेस e इज ln, रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। एनीवेज कमिंग बैक हियर, log ऑफ a विद बेस b कैन बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा लॉग के क्वेश्चंस में, एकदम याद रखिए इसको, क्लास 12 में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हाँ ये क्वेश्चन पहला वाला है, देखिए log ऑफ 8 विद बेस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले एक और प्रॉपर्टी मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं। अगर log ऑफ a विद बेस a है, इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 क्यूब विद बेस 2, 8 को मैंने 2 क्यूब लिख दिया, ठीक है। और ये जो 3 है इसको क्या मैं बाहर ला सकता हूँ, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी तो ये क्या हो गया, log ऑफ 2 विद बेस 2 हो गया, 3 इंटू log ऑफ 2 विद बेस 2, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। अगला देखिए, log ऑफ 100 विद बेस 10, ये बता सकते हैं क्या होगा, log ऑफ 100 विद बेस 10 2 होगा। कैसे 2 होगा समझ आ रहा है, 100 को मैं log ऑफ 10 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या log 10 विद बेस 10 विच इज 1, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। ये बताइए log ऑफ 2 1/4 -2, log की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, आंसर नेगेटिव आ सकता है, बस नेगेटिव का log नहीं निकाल सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कंफ्यूजन मत करना। log से आंसर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर का हम log नहीं निकाल पाएंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस, उस चीज का ध्यान रखिए। इसका आंसर है -2, इसका आंसर है, क्यों समझ आया सबको, एक बार करके दिखाऊं। 1 टू द पावर 4 को मैं 1/4 को मैं 4 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, फिर 4 टू द पावर -1 को मैं 2 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ, -2 पावर को मैं बाहर लेके आ गया, अंदर बचेगा log 2 विद बेस 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। बट इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। log 2 ऑफ √2 नहीं, log √2 विद बेस 2 हाफ, समझ आ गया? किसी को डाउट है इसमें? डाउट है तो बताइए प्लीज, करके दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। ये कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन के रिजल्ट्स है, अगेन ध्यान रखिए, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन एक्सपोनेंशियल। अगर दो लॉग वैल्यूज इक्वल है और दोनों का बेस भी सेम है, दोनों के केस में बेस a है, तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा? हाँ, दोनों इक्वल होंगे, तो x2 वुड बी इक्वल टू x1। दूसरा,
log of x2 with base a is greater than log of x1 with base a, दोनों में बेस सेम है, बीच में ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या रिजल्ट आएगा? कब? दो ऑप्शंस क्यों है? अगेन सेम जो एक्सपोनेंशियल में होगा, पहला केस होगा जब a 1 से बड़ा है, इसका ध्यान रखिए, a अगर 1 से बड़ा है तो जो आपको दिख रहा है ना नॉर्मल, वही होगा आंसर, x2 वुड बी ग्रेटर देन x1, ठीक है। लेकिन अगर a 1 से छोटा हो गया लेकिन 0 से बड़ा है, तो रिलेशन मेरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। log ऑफ x विद बेस a इज ग्रेटर देन p, ऐसा गिवन है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रेटर की जगह इक्वल होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? a को मैं इधर ले जाता तो x वुड हैव बिकम a टू द पावर p, ये होता कि नहीं? इसमें भी वही होगा, x और a टू द पावर p में ही रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन क्या होगा? इट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ a। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये जो साइन है वही सस्टेन करेगा, अगर a लेस देन 1 है तो साइन उल्टा हो जाएगा। समझ आया? एनी कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लॉग के क्वेश्चन में ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन डोमेन का ध्यान नहीं रखते। लॉग की इसमें हम एक कंडीशन हमने पढ़ा था कि लॉग जिसका भी हम निकालेंगे ना, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। आंसर जो भी आएगा आएगा वो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ डोमेन का ध्यान रखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है log x स्क्वायर माइनस 5x विद बेस 10 इज लेस देन इक्वल टू log 6 विद बेस 10। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने देखा कि दोनों का बेस 10 है, यानी a की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू 10 है, तो इन दोनों के बीच में जो साइन है वो सस्टेन करेगा x की वैल्यू के लिए। सो x स्क्वायर माइनस 5x वुड बी लेस देन 6, ये ठीक है। लेकिन इसमें डोमेन का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो वैल्यू है ना x स्क्वायर माइनस 5x, इट ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव, ये हमने कंडीशन पढ़ा था कि नहीं? तो ये जो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये मत भूल जाइएगा, क्योंकि इससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मेरा तो सजेशन रहेगा कि हमेशा डोमेन वाला पार्ट पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। इस डोमेन वाले पार्ट से देखिए, मैं x कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 बच रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? नंबर लाइन 0 5, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सो x वुड बी बिटवीन माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये तो सिर्फ मेरा डोमेन से आ गया। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक्चुअल क्वेश्चन का इक्वेशन ये मिला मुझे, सो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x लेस देन 0, ठीक है, सॉरी माइनस 6 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? 3 and 2 माइनस 3 and माइनस 2 हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 6 और क्यों, अच्छा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 6 और प्लस 1, ठीक है। सो इसके फैक्टर बने x माइनस 6 और x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। ये फैक्टर्स बने, इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूं। एक आएगा -1, एक आएगा 6, प्लस माइनस प्लस, वे भी कब? मुझे लेस देन 0 चाहिए, मतलब ये मेरा आंसर है। सो -1 से लेके 6, क्या मेरा डोमेन ये डिफाइन करता है? ये अलाउ करेगा ये जो मैंने आंसर निकाला, और इसमें कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? ये मेरा आंसर है, ये 0, ये अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है 0 and 5। ये मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है -1, यानी -1 से लेके 6 तक। ये कह रहा है कि आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये ग्राफ कह रहा है कि आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा।
यानी मेरा कॉमन पार्ट क्या आ गया, एक तो ये और एक ये ही कॉमन पार्ट है। समझ आ रहा है? सही किया कि नहीं मैंने? -1 से 6 नॉट इंक्लूसिव, और एक है 5 से बड़ा और एक 0 से छोटा। हाँ सही है। तो इसका आंसर होगा -1 से लेके 0 यूनियन 5 से लेके 6। समझ आया? जो मेरा डोमेन है उसकी वजह से मेरा आंसर रिस्ट्रिक्ट हो गया, इस चीज का ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ यही है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लॉग है, लॉग जिफ ऑफ x विद बेस हाफ इज लेस देन log 5 विद बेस हाफ। नीचे a की वैल्यू क्या है? हाफ। अगर हाफ है मतलब इट इज लेस देन 1, यानी जब मैं वेरिएबल्स को कंपेयर करूंगा तो अंदर का साइन, ये जो साइन है बीच में, ये उल्टा हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? सो पहला क्या होगा मेरा, जिफ ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन 5। ये क्यों हुआ, समझ आया सबको? दूसरा क्या रहेगा मेरा कि जिफ ऑफ x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, माय डोमेन। ये तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, राइट? तो जिफ ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, तो जिफ को कैसे सॉल्व करूंगा? जिफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? जिफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दोनों में कॉमन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में कॉमन क्या है? इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ही कॉमन है। यही ऐसा सोल्यूशन है जो इसका पार्ट है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, 1 से लेके 5 इस सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर मेरा होगा x इज ग्रेटर देन 6, यानी 6 से लेके इंक्लूसिव इंफिनिटी। समझ आया सबको? ओके, थर्ड पार्ट देखिए। लॉग सम वेरिएबल विद बेस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे करेगा? ये हमने अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसके बेस में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो बेस 10 है इसको मैं RHS में ले जा सकता हूं? अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट, लॉग a विद बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो इसको मैं यहां पे ले जा सकता हूं। सो a बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू b टू द पावर p, लिख सकता हूं, राइट? तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सो मेरा बन जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये अगर 10 टू द पावर 0 हो गया, मतलब ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या मैं 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि 4 पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ से हटा दिया, बाकी दोनों को उधर ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बता दो? 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट? नंबर लाइन में डालूंगा इनको। सो एक है 1, एक है 4, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी 1 से लेके 4। इज दिस द आंसर? दिस इज नॉट द आंसर येट। हमें डोमेन भी देखना है ना, डोमेन भी पॉजिटिव होना, वो चीज, वो वाला स्टेप मत भूलिए कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये डोमेन का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 5, इसको मैं लेस देन 0 करूंगा। लेस देन 0 क्यों किया? क्योंकि इस माइनस को मैं RHS में लेके गया कॉमन लेके, तो ये लेस देन हो गया, ये बचा। ये समझ आया स्टेप क्या किया मैंने? इसमें से x कॉमन लिया तो अंदर बचा 5 माइनस एक्स,
5 माइनस एक्स को मैंने x माइनस 5 लिख दिया, यानी नेगेटिव कॉमन ले लिया और नेगेटिव को RHS में लेके गया तो ग्रेटर देन जो है लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इसको मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा 0 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन मतलब 0 से लेके 5 और मेरा जो प्रीवियस आंसर आया था 1 से लेके 4 आया था, यानी 0 से लेके 5 के बीच में ही है वो, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा 1 से लेके 4, क्योंकि 0 से 5 के बीच में जो इसमें आया ना डोमेन उसी का ही पार्ट है। समझ आया? टू मच हो रहा है क्या? एक दो क्वेश्चन और कर ले, क्या कर ले? आसान क्वेश्चन है इसके बाद, डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेशन नहीं, आपको दिखा दो। अरे खत्म हो गया। ये है लॉग का ग्राफ, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, अगर a 1 से बड़ा है, जो 0 और 1 का एरिया है, फिर 1 से बड़ा एरिया आता है, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा और जो 0 से लेके 1 का पार्ट है वो नेगेटिव में, नेगेटिव y, उसके बाद पूरा पॉजिटिव y में जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर a 1 से छोटा है तो जो 1 का छोटा पार्ट है ना वो पॉजिटिव y में रहेगा और बाकी नेगेटिव y में चला जाएगा। 1 के बाद का नेगेटिव y में जा रहा है, यहाँ पे 1 से पहले का नेगेटिव y में, क्योंकि y नेगेटिव यहाँ पे है ना, तो 1 से पहले का नेगेटिव y में और यहाँ पे 1 के पहले का पॉजिटिव y में, ये बेसिक डिफरेंस होगा, ठीक है। ग्राफ का एक बेसिक शेप याद रखिए, लॉग का ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है। ठीक है, ये अगली क्लास में करते हैं, देखो। दो तीन क्वेश्चन है, आराम से करते हैं, मैं जल्दबाजी में कराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आपको होमवर्क में करने ही है, ठीक है। उसके अलावा जिफ के 2 क्वेश्चंस दिए थे वो भी आपको करने हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज और दे रहा हूँ आपको, जो कि लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड फ्रैक्शनल पार्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। लिखिए, पेज 39 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, लेकिन इसको अगले क्लास में करेंगे, ये अभी हो नहीं पाएगा आपसे, फिर भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इसका क्वेश्चन है। अब पेज 43 क्वेश्चन 46, 53, 54, 55, नहीं 55 नहीं, 53, 54, 56। नेक्स्ट पेज 44 पेज, क्वेश्चन नंबर 66 एंड 67। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 82, नेक्स्ट पेज। फोर्टी 45 कौन सा बताया मैंने? 82। पेज 46 क्वेश्चन नंबर 111, 111। क्वेश्चन नंबर 115, 115। पेज 47 क्वेश्चन 121। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो, लेकिन जितना हो सकता है होम कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है। पेज नंबर 49 क्वेश्चन 41। हाँ,
अभी बात कीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 54 में। पेज 54, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 22, देन पेज 56, क्वेश्चन नंबर 32 and 33, and question number 39। ठीक है, मार्क कर लीजिए। आई नो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस, बट जितना हो सके कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर। सब जिन जिन का होमवर्क नहीं खत्म हुआ, प्लीज नेक्स्ट क्लास में सबमिट कीजिएगा।